एक्ने कॉस्मेटिक मसला है या फिर एक ये मेडिकल कंडीशन है? हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जिनमें से सीबम या फिर ऑयल की प्रोडक्शन होती है जो कि ओवर एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं। उसका जब इम्बैलेंस हो जाए तो वो इन पोर्स में इन्फ्लेमेशन कर देता है। वो इन्फ्लेमेशन जो है वो फिर एक्ने को फ्लेयर अप करते हैं, सिस्ट्स में भी कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको फिर ट्रीट करना ज़रूरी होता है। यहाँ निशानात बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? हमारी डाइट पे कुछ ऐसी है जो कि एक्ने को ट्रिगर करती है। जंक फूड जो है वो भी हमारी स्किन पे इफेक्ट करता है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। एक्ने होने की सबसे बड़ी आम जो मेडिकल वजूहात हैं वो क्या हैं? बच्चे जब बड़े होते हैं, प्यूबर्टी की तरफ जा रहे होते हैं, तो उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक्ने ट्रिगर होती है। एक्ने है मोस्टली किस स्किन टाइप में ज़्यादा होती है? एक्ने किसी भी स्किन टाइप में हो सकती है, लेकिन ज्यादा कॉमन होती है ऑयली में। एक्ने बनती है सीबम की वजह से, जो ऑयल प्रोड्यूस होता है हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स में। स्ट्रेस से कैसे रिलीफ हासिल किया जा सकता है? स्ट्रेस तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि वो फिर आपकी हेल्थ को, आपकी स्किन को अफेक्ट करे। वो जो दाने निकलते हैं फेस पे उनको खुद ही दबाते हैं, सुइयां लगा के उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो आप उसको किस तरह से देखती हैं? जब हम पिंपल को स्क्वीज करते हैं तो उसमें से इन्फ्लेमेशन और बैक्टीरियाज जो हैं वो डीपर लेयर्स में चले जाते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। स्टेरॉइड क्रीम तो वो किस हद तक वक्ती तौर पे आपको रिलीफ देती हैं और लॉन्ग टर्म किस हद तक इफेक्ट करती हैं? लॉन्ग टर्म यूज़ करने की वजह से वो पिगमेंटेशन वापस आ जाती है, और वो पिगमेंटेशन इस तरह की होती है कि फिर उसको ट्रीट करना भी नियरली इम्पॉसिबल होता है। स्टेरॉइड क्रीम्स जब तक डॉक्टर एडवाइस ना करे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। एक्ने के बाद जो निशानात पड़ते हैं, स्कार्स पड़ते हैं आपके फेस पे, उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है? सन ब्लॉक अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। माइक्रो नीडलिंग, लेजर और पील्स, ये दोनों टर्म्स के बारे में बताइएगा हमारी ऑडियंस को। माइक्रो नीडलिंग इज अ सेपरेट प्रोसीजर। लेजर ट्रीटमेंट्स भी होती हैं, दे आर सेपरेट, और पील्स भी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सारा स्किन स्टूडियो की एक न्यू एपिसोड के साथ आपका होस्ट अली पर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अक्सर लोग शीशे के सामने खड़े होकर अपने चेहरे पर निकलने वाले पिंपल्स को इग्नोर कर देते हैं और घंटों देखते रहते हैं और यही सोचते हैं कि ये एक नॉर्मल पिंपल है और ये खुद ही वक्त के साथ साथ हील हो जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो एक मेडिकल इशू को ब्यूटी इशू से कंपेयर करते हैं और सालों साल तक उस मसले को इग्नोर करते रहते हैं। पाकिस्तान में एक्नी, छाइयाँ और उनके निशानात बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हुए हैं। नाज़रीन, मसला सिर्फ स्किन का नहीं है बल्कि अंडरस्टैंडिंग का है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी स्किन ग्लो करे, उसका हल निकले और जल्दी से जल्दी हम आगे बढ़ें, स्किन हमारी ग्लो करे, लेकिन हम इसी सारे प्रोसेस में पिंपल्स को दबा देते हैं। डॉक्टर सारा एस्थेटिक फिजिशियन आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि हम इन सारे मामलात को कैसे अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से हम शुरू करेंगे कि एक्ने दरअसल एक कॉस्मेटिक मसला है या फिर एक ये मेडिकल कंडीशन है? एक्नी बिल्कुल एक मेडिकल कंडीशन है। कॉस्मेटिक इसका रिजल्ट होता है, लेकिन इट्स अ मेडिकल इशू। होता क्या है इसमें कि हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जिनमें से सीबम या फिर ऑयल की प्रोडक्शन होती है, जो कि ओवर एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं। ये ऑयल जो है ये हमारे पोर्स को, हेयर फॉलिकल्स को क्लॉग करता है, और साथ हमारे डेड स्किन सेल्स होते हैं पोर्स में। जब ये ब्लॉक हो जाते हैं, क्लॉग हो जाते हैं, तो कॉमेडोन्स बनते हैं। उनमें हमारे स्किन पे एक बैक्टीरिया होता है सी एक्नीज के नाम से। सी एक्ने? सी एक्नीज के ठीक नाम है। से, क्यूटी बैक्टीरियम एक्नीज कहते हैं उसको। हम्म, वो उसका जब इम्बैलेंस हो जाए तो वो इन पोर्स में इन्फ्लेमेशन कर देता है। वो इन्फ्लेमेशन जो है वो फिर एक्ने को फ्लेयर अप करती हैं, सिस्ट्स में भी कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको फिर ट्रीट करना ज़रूरी होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान में ना ये एक्ने, छाइयाँ, निशानात बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, पाकिस्तान का हमारा वेदर जो है वो यूजुअली इट्स क्वाइट हॉट एंड ह्यूमिड, जिसकी वजह से स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फिर एक्ने भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक इश्यूज होते हैं, जेनेटिकली कुछ लोग प्रोन होते हैं एक्ने को। फिर हमारी डाइट भी कुछ ऐसी है जो कि एक्ने को ट्रिगर करती है। जैसे कि पहले भी हमने बात की, ग्लाइसेमिक डाइट जो है, जो कि शुगर इंटेक ज़्यादा की वजह से होती है, वो इंसुलिन को स्पाइक करती है। जब इंसुलिन स्पाइक होता है तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, वो भी एक्ने ट्रिगर करती है। फिर हमारा जंक फूड जो है वो भी हमारी स्किन पे इफ़ेक्ट करता है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। एक्ने जो है, ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है,
जिसकी वजह से फिर एक्ने होती है। इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्लीप की डिस्टर्बेंस। आजकल के बच्चे जो हैं वो बिल्कुल रात को टाइम पे नहीं सोते, लेट नाइट तक जागते रहते हैं, जिसकी वजह से बॉडी पे स्ट्रेस होता है तो एक हार्मोन रिलीज होता है विच इज़ कॉर्टिसोल, जो कि हमारी स्किन के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है, जो एक्ने, इन्फ्लेमेशन, पिगमेंटेशन सब कॉज करता है। उसके साथ कभी कुछ लोगों में हार्मोन्स के इश्यूज होते हैं, स्पेशली फीमेल्स में, लेकिन मेल्स में भी हो सकते हैं। फीमेल्स में पीसीओज होते हैं। जब बच्चे प्यूबर्टी की तरफ जा रहे होते हैं तो उनके हार्मोन्स वैसे ही चेंज हो रहे होते हैं बॉडी में, उसकी वजह से होता है। फिर जो ख़वातीन ओसीपीज़ जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं या फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ ले रही होती हैं, उनमें भी हार्मोन्स की वजह से एक्ने ट्रिगर होने के चांसेस होते हैं। तो देयर आर मल्टीपल रीजंस, मल्टीपल कॉजेस। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग जो है ना वो एक्ने को सीरियस नहीं लेते मोस्टली, बहुत ज़्यादा कॉमन और ईज़ी ले लेते हैं। तो हम इस सोच को कैसे बदल सकते हैं? एक्ने को बिल्कुल ईज़ी शुरू में नहीं लिया जाता जब वो माइल्ड होती है। और बस यही होता है कि फेस वॉश चेंज कर लें या फिर सैलून फेशियल करवा लें या फिर घर का कोई टोटका यूज़ कर लें। कभी-कभी तो वो काम कर जाता है, लेकिन ज़्यादातर काम नहीं करते। और फिर एक्ने जो है वो फ्लेयर अप हो जाती है, ख़राब हो जाती है, कोमेडोन्स में, सिस्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है, नोड्यूल्स बन जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो फिर वो डॉक्टर के पास आते हैं जब मसला काफ़ी ख़राब हो चुका होता है, जिसको फिर ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अपनी सोच को बदलना ज़रूरी है। जब एक्ने स्टार्ट हो रही हो तो उसको शुरू से ही मैनेज करवाएँ। एक आप डॉक्टर के साथ प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्टेशन लें और इनिशियली ही आप अपने कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स, एक्टिव इंग्रीडिएंट्स यूज़ करने शुरू कर दें, जो कि आपकी एक्ने को सबसाइड करें, काम डाउन करें, इन्फ्लेमेशन को कम करें, आपकी ऑयल प्रोडक्शन को रेगुलेट करें। और आप ये कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्ने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए देन यू नीड ट्रीटमेंट्स इन द क्लिनिक। फिर दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है। हमारी आवाम में अवेयरनेस नहीं है इससे मुतल्लिक, इन मसाइल से अवेयरनेस नहीं है, वो जानते नहीं हैं। अगर कोई मसला पेश भी आ रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा ईज़ी लेते हैं और मतलब उस पर तवज्जो नहीं देते। तो आपको क्या लगता है अवेयरनेस किस हद तक ज़रूरी है और किस तरह से अवेयर किया जा सकता है आवाम में? हमारी अवाम जो है वो नॉर्मली फ़ॉलो करती है इन्फ्लुएंसर्स को, ब्लॉगर्स को, जो कि इस तरह की चीज़ों पे बात नहीं करते। ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आपको मेडिकल डॉक्टर्स या फिर कुछ ऐसे चैनल्स जो कि मेडिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, वहाँ से ही मिल सकती है। तो अगर तो देखें, नॉर्मली तो लोग इस चीज़ की तरफ जाते भी नहीं हैं जब तक कि उन्हें खुद ये मसला ना हो। लेकिन अगर ये मसला एटलीस्ट एक दफ़ा स्टार्ट हो गया है तो देन दे नीड टू लुक फॉर द आंसर्स। वो उनको इन्फॉर्मेशन मीडिया से भी, आजकल हर चीज़ सोशल मीडिया पे है। इतने डॉक्टर्स जो हैं उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, एजुकेशनल वीडियोज़ होती हैं, वहाँ से भी उन्हें मिल सकती हैं। उसके अलावा वो क्लिनिक्स में भी, आजकल तो हर जगह क्लिनिक्स हैं। अच्छे क्लिनिक में जाके प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्टेशन लें और समझें कि मसला क्या है और फिर उस मसले को हल करें। अच्छा, ये सोशल मीडिया की बात हो रही है, इन्फ्लुएंसर्स की बात हो रही है, तो मोस्टली जो देखा जाता है कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी होते हैं कि लाइक उन्होंने वो प्रोडक्ट अपने ऊपर अप्लाई नहीं की होती, बट वो एक पीआर पैकेज आया होता है, वो एक वीडियो बना के आप वो अपलोड करते हैं, जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग होती है वो उसको कॉपी कर रही होती है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी ऑडियंस को इसके रिलेटेड? देखिए, ये लोगों में अवेयरनेस ये अब हो जानी चाहिए कि दिस इज़ वेरी कॉमन। पीआर पैकेजेज़ आर वेरी कॉमन। और कुछ लोग होते हैं जो कि एक्चुअली वो प्रोडक्ट्स यूज़ करके करते हैं, रिव्यूज़ लेकिन देते कुछ हैं, होते हैं जो नहीं लेकिन करते। ज़्यादातर ऐसे ही है कि वो यूज़ नहीं करते, नहीं क्योंकि करते। कोई भी इतना रिस्क नहीं लेना चाहता एग्ज़ैक्टली। कि वो कोई भी नया प्रोडक्ट जो है वो अपने चेहरे पे यूज़ करे, उसके उसको साइड इफ़ेक्ट्स हों, कोई मसला हो, इवन उनकी एक्ने ट्रिगर हो जाए और उसके बाद वो उसका रिव्यू दें। तो नॉर्मली लोग यूज़ किए बगैर इन चीज़ों पे रिव्यूज़ देते हैं, व्हिच इज़ नॉट गुड। ये मिसलीडिंग होता है और लोगों को भी ये समझना चाहिए और कि वो ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं बस। ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, लेकिन दिस इज़ रॉन्ग। उनको अब समझना चाहिए। इतनी अवेयरनेस मुझे लगता है कि हमारी अवाम में अब हो गई है कि उनको आइडिया हो जाना चाहिए कि कौन से रिव्यूज़ जो हैं वो पीआर पैकेजेज़ हैं और कौन से एक्चुअली। और देखिए, आपको इस तरह के रिव्यूज़ भी मिल जाते हैं। इवन डॉक्टर्स भी रिव्यूज़ देते हैं प्रोडक्ट्स को प्रॉपर यूज़ करके। तो यू कैन लुक फॉर दोज़। अच्छा, ये बताइएगा कि जो एक्नी है, निशानात, छाइयाँ, ये सब एक ही मसले की डिफरेंट स्टेजेस हैं? किसी हद तक ऐसा ही है। मतलब कि देखिए, अगर एक्ने फ्लेयर अप हो रही है, एक्ने की वजह से पिगमेंटेशन हो रही है, एक्ने की वजह से स्कारिंग हो रही है, तो कुछ कंडीशंस में कुछ हद तक एक्ने और पिगमेंटेशन रिलेटेड होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी पिगमेंटेशन जो है वो एक्ने की वजह से हो, क्योंकि पिगमेंटेशन जिसको आप छाइयाँ कह रहे हैं दैट इज़ मेलाज़्मा यूजुअली। लेकिन पिगमेंटेशन के और भी काफ़ी सारे कॉजेज़ होते हैं, जो कि सारे एक्ने से रिलेटेड नहीं होते। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि एक्नी होने की सबसे बड़ी आम जो मेडिकल वजूहात हैं, वो क्या हैं? एक्ने जो है बेसिकली इसकी 2-3 मेन वजूहात होती ठीक हैं। है।
एक तो जब हमारी बॉडी में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, जो कि किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे कि पीसीओज़ हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ आपने सुना होगा। इसके अलावा हार्मोनल यूज़ जो होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का, या फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, या फिर बच्चे जब बड़े होते हैं, प्यूबर्टी की तरफ जा रहे होते हैं, तो उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक्ने ट्रिगर होती है। कुछ लोगों में, कुछ फैमिलीज़ में जेनेटिकली एक्ने रन करती है, और वो भी सिस्टिक एक्ने। तो जब वो टीनेज की तरफ जा रहे होते हैं तो काफ़ी उनको एक्ने हो जाती है, जो कि उनके पेरेंट्स को भी हुई होती है। एग्जैक्टली। तो दैट कैन बी वन ऑफ द कॉज़। फिर इसके अलावा आजकल हमारी डाइट ऐसी है कि वो एक्ने को ट्रिगर कर देती है। हमारी हाई ग्लाइसेमिक डाइट, हमारी ऑयली जंक फूड, और इसके अलावा हमारे वाटर का लेस इनटेक, डिहाइड्रेशन भी, ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो फिर ये एक्ने को ट्रिगर कर देती हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो एक्नी है मतलब मोस्टली किस स्किन टाइप में ज़्यादा होती है? ऑयली स्किन, ड्राई कॉम्बिनेशन या फिर कौन-सी? एक्ने किसी भी स्किन टाइप में हो सकती है, लेकिन ज़्यादा कॉमन होती है ऑयली में। अच्छा। क्योंकि एक्ने का कॉज़ ही मेन जो होता है वो किस वजह से होता है? एक्ने बनती है सीबम की वजह से, जो ऑयल प्रोड्यूस होता है हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स में, जो कि पोर्स को क्लॉग कर देता है। तो ऑयली स्किन में ज़्यादा चांसेस होते हैं एक्ने के। हार्मोन्स एक्नी को कैसे ट्रिगर करते हैं? अच्छा, हार्मोन्स जो है, इनकी बात हमने अभी पहले भी की है। हार्मोन्स जो हैं वो इन्फ्लेमेशन करते हैं बॉडी में। ये हमारे एक तो सेबेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं उनको स्टिमुलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, जो कि आगे जाके फिर पोर्स को क्लॉग करते हैं, जो कि एक्ने में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा हार्मोन्स जो हैं वो इन्फ्लेमेशन भी कॉज़ करते हैं। अब हम अगर इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन इज़ अ हार्मोन एज़ वेल, जो कि हाई शुगर डाइट की वजह से इंसुलिन के स्पाइक्स होते हैं बॉडी में। फेस की अगर स्किन को देखा जाए तो उसमें इन्फ्लेमेशन करते हैं, आपकी हीलिंग जो है उसको भी रिड्यूस करते हैं। तो एक्ने जो है उसको फ्लेयर अप कर देते हैं, और अगर एक्ने ना हो तो उसको इंड्यूस करने का भी बायस बनते हैं। इसके अलावा जो दूसरा हार्मोन जिसकी मैंने पहले भी बात की थी, जो कि कॉर्टिसोल है, वो भी एक्ने को ट्रिगर करता है। किस तरह से? वो भी इन्फ्लेमेशन को ज़्यादा करता है, और सेबेशियस ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। मेन एक्ने जो है वो ऑयल या सीबम की प्रोडक्शन और पोर्स के क्लॉग होने की वजह से बनती है। अब हमारे जो हार्मोन्स हैं या और बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स या इंटरनल फैक्टर्स जो हैं, वो ले दे के इन्हीं चीज़ों पे एक्ट करेंगे और इन्हीं को ही एग्रवेट करेंगे, जिनकी वजह से एक्ने बनेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम सेल्फ ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ देखने में आती है कि जो लोग होते हैं वो पिंपल्स वगैरह को, जो दाने निकलते हैं फेस पे, उनको खुद ही दबाते हैं, सुइयाँ लगा के उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो आप उसको किस तरह से देखती हैं? ये काफ़ी कॉमन है, बहुत लोग करते हैं, और इसकी मेन वजह जो मुझे समझ आती है वो ये, एक तो इंस्टेंट रिलीफ, क्योंकि अगर पिंपल के अंदर पस है तो उसको दबाने से एकदम से पस निकल जाएगा, तो देयर इज़ इंस्टेंट रिलीफ। दूसरा ये कि इट गिव्स काइंड ऑफ सैटिस्फैक्शन कि मैंने कुछ किया है एंड आई एम डूइंग समथिंग बेटर, और मेरी एक्ने अब ठीक हो जाएगी। तो एक वो सैटिस्फैक्शन का फैक्टर भी होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, और इससे एक्ने और ख़राब होती है, ठीक नहीं होती। जब हम पिंपल को स्क्वीज़ करते हैं तो उसमें से इन्फ्लेमेशन और बैक्टीरियाज़ जो हैं वो डीपर लेयर्स में चले जाते हैं, और एक्ने जो है वो और स्प्रेड होती है। सिस्टिक एक्ने में नोडुलर एक्ने में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और वो देखा जाता है कि जो उसके जो बाद में निशानात पड़ते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, वो ख़त्म नहीं होते। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि देखिए, जब स्किन में किसी किस्म की भी इन्फ्लेमेशन होगी या ट्रॉमा होगा, तो हमारी स्किन की सुपरफिशियल लेयर जो होती है, दैट इज़ एपिडर्मिस, उसकी बेसल लेयर में सेल्स होते हैं व्हिच आर मेलानोसाइट्स। वो मेलानिन को प्रोड्यूस करते हैं। मेलानिन होता है पिगमेंट एक, जो कि ट्रॉमा के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होता है, या फिर सन एक्सपोज़र की वजह से भी प्रोड्यूस होता है। तो जहाँ पे भी मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, वहाँ पे पिगमेंटेशन ज़्यादा होगी। तो जितना स्क्वीज़ करेंगे, जितना स्किन को ट्रॉमा देंगे, उतना ही मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, उतनी ही पिगमेंटेशन उस जगह पे ज़्यादा होगी। अच्छा, अगर हम आगे चलें, बात करें स्टीरॉयड क्रीम के हवाले से, तो वो किस हद तक वक़्ती तौर पे आपको रिलीफ़ देती हैं और लॉन्ग टर्म किस हद तक इफ़ेक्ट करती हैं स्किन को? स्टेरॉइड क्रीम्स जो कि आपको ओवर द काउंटर मिल जाती हैं, वो तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल काफ़ी कॉम्बिनेशंस चल रहे हैं जिसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, हाइड्रोक्विनोन होता है, मर्करी भी होता है, और इसमें हाई डोज़ स्टेरॉइड्स होते हैं। और वक़्ती तौर पे काफ़ी रिलीफ़ देती और हैं। वक़्ती तौर पे ये काफ़ी रिलीफ़ भी देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ दिन के लिए आप स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाती हाँ, है, ग्लो भी आ जाता है। ये भी एक एग्ज़ैक्टली। एक रीज़न है इंस्टेंट ग्लो का। हुँ, इंस्टेंट ग्लो भी आ जाता है, स्किन फेयर हो जाती है, एक्ने खत्म हो जाती है, पिगमेंटेशन सबसाइड हो जाती है, तो लोगों को लगता है कि दिस इज़ अ हुँ। मिरेकल,
जादू हो गया और ये दिस इज़ द बेस्ट क्रीम एवर और ये अब कंटिन्यू करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद होता क्या है, लॉन्ग टर्म यूज़ करने की वजह से वो पिगमेंटेशन वापस आ जाती है और वो पिगमेंटेशन इस तरह की होती है कि फिर उसको ट्रीट करना भी नियरली इम्पॉसिबल होता है। उसके अलावा फिर स्किन जो है वो डैमेज होती है, स्किन थिन हो जाती है, ब्लड कैपिलरीज़ होती हैं वो विज़िबल हो जाती हैं, इवन ये फाइन लाइन्स, रिंकल्स के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन स्किन में ज़्यादा हो जाती है, रेडनेस ज़्यादा हो जाती है और एक्ने फ्लेयर अप भी हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म में दे आर वेरी हार्मफुल एंड दे आर वेरी बैड। स्टेरॉइड क्रीम्स जब तक डॉक्टर एडवाइस ना करे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। अच्छा ये यहाँ पे सारा स्किन स्टूडियो में भी मतलब ये फैसिलिटी अवेलेबल है। आप सजेस्ट करती हैं आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, आप उनको सजेस्ट करती हैं ये? बिल्कुल, उनको मैं पूरा गाइड करती हूँ, उनको बताया जाता है कि इस तरह की क्रीम्स मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो कि इस तरह की ट्रीटमेंट्स के बाद आते हैं और कभी-कभी वो शुरू में ये कहते हैं कि हमने कोई ऐसी क्रीम यूज़ नहीं की, लेकिन उनकी स्किन को असेस करके पता चल जाता है, देखते ही पता चल जाता है कि वो इस तरह की क्रीम्स यूज़ करके आए हुए हैं। अच्छा जो मतलब वर्स्ट सिनेरियो हो जाता है तब आप ये सजेस्ट करती हैं स्टेरॉइड क्रीम की तरफ आप रिकमेंड करती हैं अपने पेशेंट को? नहीं, फिर वर्स्ट मतलब कब आप सिनेरियो सजेस्ट करती हैं अपने पेशेंट को ये? स्टेरॉइड क्रीम्स जो हैं वो लो स्ट्रेंथ में काफ़ी सारे स्किन कंडीशंस होती हैं जिनके लिए यूज़ की जाती है। एक तो लो स्ट्रेंथ में और दूसरा उसकी टाइम ड्यूरेशन होती है कुछ दिन के लिए। कुछ दिन से ज़्यादा उसको बिल्कुल भी नहीं अप्लाई किया जाता। काफ़ी सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हम स्टेरॉइड्स वक़्ती तौर पे देते हैं। अच्छा पेशेंट्स की अगर बात हो ही रही है तो आप हमारे ऑडियंस को भी बताइएगा कि लाइक अगर वो सारा स्किन स्टूडियो को विज़िट करना चाहते हैं तो टाइमिंग आवर्स क्या हैं उनके? और अगर हमारे चैनल के तवज्जुह से आएँगे तो फिर उनको क्या डिस्काउंट मिलेगा? जी, बिल्कुल, कोई मसला नहीं है, डिस्काउंट बहुत अच्छा मिलेगा। सारा स्किन स्टूडियो डीएचए फ़ेज़ 8 कमर्शियल ब्रॉडवे पे है ठीक है। और नंबर जो है वो भी आपको मिल जाएगा हुँ, हुँ। और डिस्काउंट जो है वो भी कोई मसला नहीं है, डेफ़िनिटली डिस्काउंट हम देंगे। अच्छा बैक टू द टॉपिक अगर एक्ने की हम जब बात कर रहे हैं तो एक्ने में भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है, एक्ने की डिफ़रेंट टाइप्स होती हैं और एक्ने को असेस करके टाइप्स के लिहाज से ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उस लिहाज से ना की जाए तो फिर उसका रिज़ल्ट नहीं आता। एक्ने एक तो कॉमेडोनल एक्ने हो सकती है जिसमें हमारे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होते हैं, उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी-सी डिफ़रेंट होती है। अगर हमारी सिस्टिक एक्ने हो तो उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होगी। फिर एक एक्ने होती है जिसको हम हार्मोनल एक्ने कहते हैं। वो यूजुअली लोअर फेस पे होती है, जॉ लाइन के साथ होती है, जिसमें हमारे फीमेल्स के कुछ बाल भी कभी ज़्यादा हो जाते हैं, व्हिच इज़ ड्यू टू हार्मोन्स। उसकी ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होती है। तो एक्ने को टाइप के लिहाज से ही ट्रीट किया जाता है। अच्छा जो एक्ने के बाद जो निशानात पड़ते हैं, स्कार्स पड़ते हैं आपके फेस पे उसको कैसे मतलब ट्रीट किया जा सकता है? एक्ने के बाद निशान जो होते हैं, देयर आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एज़ वेल। ये मतलब होता है कि आप खुद ही टाइम के साथ भी कुछ ठीक हो जाते हैं या फिर आपको कोई ना कोई ट्रीटमेंट करना पड़ता है इनका? देखिए, जो स्कार्स जो होते हैं, जो कि पिगमेंटेड होते हैं, व्हिच इज़ ऑफ 2 टाइप्स। एक तो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी एरिथेमा होता है और दूसरा पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन होती है। कुछ हद तक ये खुद भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर कुछ ना भी करें तो एज़ अ मिनिमम सन ब्लॉक अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उससे भी कुछ हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं। लेकिन अगर हम और टॉपिकल ट्रीटमेंट्स उनके साथ यूज़ करें, तो वो फिर उसकी हीलिंग ज़रा बेहतर हो जाती है। लेकिन कुछ स्कार्स ऐसे होते हैं जो कि पिगमेंटेड नहीं होते, वो टेक्सचरल स्कार्स होते हैं और टेक्सचरल स्कार्स जो होते हैं, वो एक तो एट्रोफिक स्कार्स होते हैं, दूसरे हाइपरट्रोफिक स्कार्स होते हैं। दे आर बोथ डिफरेंट। अब उनमें होता क्या है, जो एट्रोफिक स्कार्स होते हैं, उनमें एक्ने की वजह से कोलेजन की प्रोडक्शन जो है, वो कम हो जाती है, कोलेजन की ब्रेकडाउन होती है, जिसकी वजह से खड्डे पड़ जाते हैं, जिनको हम एट्रोफिक स्कार्स कहते हैं। अब उसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक तो आइस पिक स्कार्स होते हैं, जो कि कोन की तरह से इस तरह से होते हैं। फिर बॉक्स स्कार्स होते हैं जो कि पंच्ड आउट होते हैं और फिर रोलिंग स्कार्स होते हैं जो कि अप एंड डाउन इस तरह से स्लाइड स्लोप की तरह से होते हैं। इन सब की ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है, स्कार के लिहाज से होती है। और जो हाइपरट्रॉफिक स्कार्स हैं उनमें एक तो ये है हाइपरट्रॉफिक और उसके अलावा एक कीलॉइड स्कार्स बन जाते हैं। उनकी ट्रीटमेंट टोटली डिफरेंट होती है। अच्छा कुछ टर्म्स यूज़ की जाती हैं माइक्रो नीडलिंग, लेज़र और पील्स। ये दोनों टर्म्स के बारे में बताइएगा हमारी ऑडियंस को। जी, माइक्रो नीडलिंग इज़ अ सेपरेट प्रोसीजर। लेज़र ट्रीटमेंट्स भी होती हैं, दे आर सेपरेट और पील्स भी हैं। दे कैन ऑल बी डन फॉर एक्ने, लेकिन उसमें भी देखना ये ज़रूरी होता है कि एक्ने की टाइप कौन-सी है। अब जैसे माइक्रो नीडलिंग जो है, स्पेशली आरएफ माइक्रो नीडलिंग, ये बॉक्स स्कार्स के लिए हम यूज़ करते हैं। उसमें हम कोलेजन की इंडक्शन करते हैं। माइक्रो नीडलिंग में क्या होता है कि उसमें देयर टाइनी नीडल्स, जो कि काफ़ी सारी टाइनी नीडल्स होती हैं जिनको हम स्किन पे मूव करते हैं, जो कि चैनल्स क्रिएट करती हैं स्किन में। उन चैनल्स के थ्रू हम एक्टिव्स जो हैं उनको इन्फ्यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ हो। कभी हम इसको पीआरपी के साथ भी करते हैं, व्हिच इज़
प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ठीक है। जो कि अंदर जाके कोलेजन की स्टिमुलेशन करता है और स्किन की हीलिंग को इंड्यूस करता है। आरएफ माइक्रोनीडलिंग भी होती है जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ माइक्रोनीडलिंग की जाती है। अब उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी हीट जो है या रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी वो डीपर लेयर में जाके अपना काम करती है। तो इंटरनली भी कोलेजन की स्टिमुलेशन होती है और सुपरफिशियली भी स्किन की हीलिंग होती है। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा आप जो लेज़र्स की बात कर रहे हैं, दे आर यूजुअली फ्रैक्शनल लेज़र्स जो कि हम एक्ने में यूज़ करते हैं, व्हिच इज़ CO2 फ्रैक्शनल लेज़र। वो जो है वो स्किन की सुपरफिशियल लेयर को रिमूव कर देती है और फिर उसके बाद जो लेयर आती है वो इम्प्रूव्ड होती है और उसमें टेक्सचर जो है वो भी बेहतर होता है। अच्छा 2-3 ट्रीटमेंट्स आपने मुझे अभी बताए हैं, तो इन ट्रीटमेंट्स का डॉक्टर कैसे फ़ैसला करता है? मतलब इससे पहले कोई टेस्ट वगैरह होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं? कैसे वो फ़ैसला करता है कि ये वाला ट्रीटमेंट अप्लाई करना चाहिए इस पेशेंट पे? स्कार्स के टाइप के लिहाज से, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि एक जो आइस पिक स्कार है उसके लिए हम एक ट्रीटमेंट करते हैं व्हिच इज़ TCA क्रॉस। वो सिर्फ आइस पिक स्कार के लिए होती है। जो बॉक्स स्कार्स हैं उसके लिए हम माइक्रोनीडलिंग, आपको बताया आरएफ माइक्रोनीडलिंग, और इसके अलावा सबसिजन होती है। ठीक है। और फिर रीसर्फेसिंग के लिए हम CO2 फ्रैक्शन लेज़र यूज़ करते हैं। लेकिन ये स्कार्स की टाइप के लिहाज से ट्रीटमेंट्स होती हैं, उसके लिए किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए डॉक्टर को पता होता है कि स्कार टाइप का पता होना चाहिए कि कौन-सा स्कार जो है वो दिखने में किस तरह का है, फिर उस लिहाज से ट्रीटमेंट प्लान की जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो माइक्रो नीडलिंग लेज़र है और पील्स है, ये 2 ट्रीटमेंट आपने बताए हैं। आपके पास जो आने वाले पेशेंट्स हैं, आप उनको कितने सेशंस सजेस्ट करती हैं इन ट्रीटमेंट्स के अकॉर्डिंग? किसी भी ट्रीटमेंट के 3 टू 4 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं और सेशंस डिपेंड इस चीज़ पे करते हैं कि स्कार्स कितने पुराने हैं। जितने ज़्यादा पुराने स्कार्स होते हैं उतनी ज़्यादा ट्रीटमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं। नए स्कार्स हों तो वो जल्दी भी रिज़ॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, अक्सर पेशेंट्स मेरे पास जो आते हैं वो बहुत जल्दी में होते हैं कि महीने में ही हमारी सारी ट्रीटमेंट कर दी जाए ताकि स्कार्स जो हैं वो बिल्कुल बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएँ। लेकिन मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि इनको आराम-आराम से किया जाए और टाइम दे के किया जाए तो रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेहतर होते हैं और लॉन्गर लास्टिंग भी होते हैं। क्योंकि बहुत क्लोज़ टुगेदर ट्रीटमेंट्स करने से स्किन ख़राब हो जाती है और फ़ायदे के बजाय नुकसान होता है। डॉक्टर साहब, ये बताएँ कि आपके पास किस एज फैक्टर के ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं? मेरे पास टीनेजर्स भी आते हैं जिनको नई-नई एक्ने स्टार्ट हुई होती है और काफ़ी स्कारिंग हो जाती है, तो टीनेजर्स भी होते हैं। उसके अलावा 20s 30s एज जो एक्ने है वो ज़्यादा टीनेजर्स 20s 30s, और जो पिगमेंटेशन है वो अबव 40s ज़्यादा आते हैं। हमने देखा है मोस्टली कि लोग सेल्फ ट्रीटमेंट को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। वो क्यों प्रेफ़र करते हैं, या डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, आपकी नज़र में? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो सेल्फ ट्रीटमेंट्स की जाती हैं या फिर जो पार्लर से ट्रीटमेंट्स ली जाती हैं, वो चीप तो होती हैं, लेकिन क्योंकि वो फिर स्किन को ख़राब कर देती हैं, तो जब वो हमारे पास फाइनली आते हैं, तो उनकी ज़्यादा कॉस्ट आती है। तो बेहतर ये है कि वो टाइमली आ जाएँ और अपनी ट्रीटमेंट करवा लें। तो ये ट्रीटमेंट्स जो हैं, दे आर क्वाइट अफोर्डेबल, और अगर कोई पेशेंट ऐसे हों, जो कि उतना भी अफ़ोर्ड ना कर सकते हों, तो उनके लिए डिस्काउंट्स आर ऑलवेज़ अवेलेबल। लेकिन एक माइंड में माइंडसेट क्रिएट किया गया कि ये डॉक्टर्स बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, इनके पास नहीं जाना। ये जान के सेशंस भी अपने मतलब चार्जेस करने के लिए करवा देते होते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी कि वो आप कैसे उनकी सोच को बदल सकती हैं? देखिए, सारा स्किन स्टूडियो पे तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। ये तो आप हमारे किसी भी पेशेंट से पूछ सकते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक पेशेंट एक ट्रीटमेंट के लिए आया है तो हम 2-3 और ऐड कर दें। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी अच्छे क्लिनिक पे कोई अच्छा एथिकल डॉक्टर ये चीज़ करेगा, सिर्फ़ अपने पैसे बनाने के लिए। क्योंकि हम लोगों की ट्रेनिंग इस तरह की हुई नहीं होती। लेकिन अगर कोई ऐसा कर रहा है तो फिर यही कहा जा सकता है कि यू डोंट गो टू दैट पर्सन। आप फिर इस तरह के डॉक्टर्स या ऐसे क्लिनिक्स पे जाएँ, जिनका आपको पता हो कि वो एक तो आपको ट्रीटमेंट अच्छी देंगे, रीज़नेबल अफोर्डेबल प्राइस में देंगे और आपको उनका रिज़ल्ट आएगा, और बगैर वजह के ट्रीटमेंट्स ऐड नहीं करेंगे। अच्छा, अगर डिटेल में हम बात कर ही रहे हैं, तो हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि जो छाइयाँ और जो पिगमेंटेशन वर्ड टर्म यूज़ की जा रही है, इनमें डिफ़रेंस क्या है? छाइयाँ इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर मेलाज़्मा, और मेलाज़्मा जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन काफ़ी टाइप्स की होती है, जिसमें से एक मेलाज़्मा है, उसके अलावा जिसको हम छाइयाँ कहते हैं। इसके अलावा पोस्ट इन्फ्लेमेटरी एरिथीमा, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन होती है, फ्रेकल्स होते हैं, और सन स्पॉट्स भी हो सकते हैं जिनको हम एज स्पॉट्स भी कहते हैं। तो पिगमेंटेशन, हाइपरपिगमेंटेशन इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड मेलाज़्मा इज़ वन ऑफ दोज़ टाइप्स। अच्छा डॉक्टर साहब, एज़ अ डॉक्टर आप अपने पेशेंट को अनरियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनसे कैसे बचा सकती हैं? देखिए, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हमारे पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आए हैं जो आके मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा, मुझे छाइयाँ हैं या मेलाज़्मा है। मुझे आप एक ट्रीटमेंट कर दें, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, एक ही सेशन मैंने लेना है, उससे ज़्यादा ना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, ना मेरे पास टाइम है, और 100% रिज़ल्ट आना चाहिए और इसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए।
तो वेरी फ्रैंकली ऐसे ऐसे क्लाइंट्स की या ऐसे पेशेंट्स की मैं ट्रीटमेंट नहीं करती, क्योंकि आई एम वेरी ओपन विद देम, आई एम वेरी क्लियर विद देम कि ये एक ट्रीटमेंट से आपको रिजल्ट तो मिलेगा, कुछ हद तक, कुछ परसेंटेज आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए एटलीस्ट 3 to 4 सेशंस आर रिक्वायर्ड, और उसमें भी आपने होम केयर भी करनी है। ये नहीं कि आप क्लिनिक पे आके एक ट्रीटमेंट करवा के चले जाएँ और उसके बाद यू आर गुड फॉरएवर, ऐसा नहीं होता। क्लिनिक पे आप ट्रीटमेंट्स करवाएँ, उससे आपको फ़ायदा होता है, बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आप घर में अपनी केयर नहीं करते तो इट्स लाइक क्या होता है वो ब्रोकन अनबैलेंस हो बकेट, जाए एग्ज़ैक्टली, ब्रोकन बकेट कि आप उसमें ऊपर से डाल रहे हैं, वो नीचे से ज़ाया हो रहा है। ज़ाया हो रहा है, सही है। तो इसलिए मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा प्रॉपर गाइड करती हूँ कि टाइम लगेगा, सेशंस लगेंगे, रिजल्ट जो है उसकी एक्सपेक्टेशंस उनकी ठीक होनी चाहिए कि किस तरह के रिजल्ट्स होंगे, और घर में उन्होंने अपना ख्याल ज़रूर रखना है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप अपने पेशेंट को कब सजेस्ट करते हैं कि अब हमें ट्रीटमेंट से हट के प्रिवेंशन और अपनी रूटीन पर ध्यान देना चाहिए? प्रिवेंशन और रूटीन तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर प्रिवेंशन हमारी शुरू से हो तो फिर ट्रीटमेंट्स की हमें इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और प्रिवेंशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सन ब्लॉक है, क्योंकि सन सन एक्सपोज़र की वजह से हमारी एग्ज़ैक्टली। 80% स्किन की एजिंग जो है वो सन एक्सपोज़र की वजह से ही होती है। तो अगर हम उसका ख़्याल रखेंगे, एंड दैट इज़ अ प्रिवेंटिव फैक्टर एज़ वेल। आप अपनी स्किन को बचा रहे हैं तो उसमें फिर पिगमेंटेशन नहीं होगी, पिगमेंटेशन नहीं होगी तो उसकी ट्रीटमेंट नहीं करवानी पड़ेगी। तो दैट इज़ वेरी एसेंशियल। अपने लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करें, अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, स्ट्रेस लेवल को कम करें, और साथ कुछ आप टॉपिकल्स जो हैं वो घर पे यूज़ करें अपनी स्किन की रिक्वायरमेंट और कंसर्न और स्किन टाइप के लिहाज से। और सन ब्लॉक इज़ अ मस्ट। अच्छा वैसे आजकल हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जो जनरेशन है, जो टाइम चल रहा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। आप क्या सजेस्ट करेंगे स्ट्रेस से मतलब कैसे रिलीफ़ हासिल किया जा सकता है? क्या एक्टिविटीज़ हैं, किस तरह से? देखिए, स्ट्रेस तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि वो फिर आपकी हेल्थ को, आपकी स्किन को और आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको अफेक्ट करे कि यू आर नॉट गुड टू डू एनीथिंग एल्स अदर देन बीइंग स्ट्रेस्ड ऑल द टाइम। ऐसे नहीं होना चाहिए। अब स्ट्रेस को मैनेज बहुत सी चीज़ों से किया जा सकता है। मेडिटेशन इज़ वेरी वेरी गुड। मेडिटेशन से किया जा सकता है, वो नहीं अगर तो एक्सरसाइजेस, कोई स्पोर्ट्स ले लें, स्विमिंग कर लें, जिम ले लें। बहुत सी चीज़ों से स्ट्रेस को कंट्रोल किया जा सकता है, और फिर फोकस ऑन योर फैमिली, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ टाइम गुजारें और अपने सोशल इंटरेक्शन को इम्प्रूव करें। नाज़रीन आज की गुफ्तगू में आपने जाना कि एक्नी और उसके निशानात सिर्फ एक कॉस्मेटिक इशू नहीं है बल्कि एक मेडिकल इशू भी है। एक हम सिर्फ इसको ब्यूटी इशू समझ के इग्नोर करते रहते हैं और हमारे लिए ये डिफरेंट किस्म के मसाइल पैदा करता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपने हमारे ऑडियंस को बड़े आम अल्फाज में सादगी के लिहाज से स्किन के जितने मसाइल हैं उनके बारे में आगाह किया और उनके हल के बारे में बताया। तो नाज़रीन मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहिए सारा स्किन स्टूडियो, और इसी के साथ अपने होस्ट अली अकबर को इजाज़त दीजिए।